एक ऐसी रहस्यमय गांव जहां हर मंगलवार की रात के बाद किसी एक की मौत हो रही है। कोई कह रहा है कि चुड़ैल का प्रकोप है, तो कोई कहता है देवी का अभिशाप है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये एक मास्टर प्लान है। गांव में रात होते ही हाथ में जलती हुई आग और पैरों में घुंघरू बांधकर कोई दौड़ती रहती है और एक लड़की पूरे गाँव के सभी पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। लेकिन क्यों? ऐसा कौन सी रहस्य जुड़ा हुआ है मंगलवार को? आइए जानते हैं आज की इस रोमांचक और सिर्फ ट्विस्ट से भरी कहानी मंगलवारम में। कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मीपुर गांव के अंदर दो बच्चों को दिखाते हुए जिनके नाम रवि और शैलू हैं, जो कि खेलते हुए घर जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और सुख दुख के साथी भी हैं। रवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपने पिता के साथ ही रहता है। उसका बाप एक शराबी है और रवि के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ शैलू की भी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जो कि अपनी नई पत्नी के साथ दूसरे गाँव में रहता है और इसीलिए शैलू अपनी नानी के साथ रहती है। खैर, अब रवि और शैलू कुछ दिन पहले गाँव के मेले में गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक साथ फोटो खिंचाई थी। तस्वीरों को देखकर रवि कहता है कि शैलू, तुमने काजल नहीं लगाया, इसीलिए तुम अच्छी नहीं लग रही हो। जिस पर शैलू कहती है कि उसके पास काजल खत्म हो गया है। जिस पर रवि बताता है कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं रात को महालक्ष्मी के मंदिर में गया था, जहाँ पर मैं दीवार पर लगी हुई काली को लाया और उसमें नारियल तेल मिलाकर ये काजल बना दिया। जिसे देखकर शैलू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि रात को उसे डर नहीं लगा। इस पर रवि कहता है कि डर तो लगा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, अब वो दोनों अपने घर के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुएं के अंदर एक कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ मिलता है और उसको देखकर उन दोनों का मन पिघल जाता है, जो कि उसे जैसे तैसे करके बचाकर बाहर निकाल लेते हैं और शैलू उसे अपने घर पर ले आती है। अब यहाँ शैलू की नानी के घर पर उसके पिता और उसकी सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ आए हुए थे। असल में शैलू के बाप अपनी बीवी के इशारों पर ही चलता है और उसी ने उन्हें शैलू को यहाँ पर छोड़कर दूसरे गाँव में रहने के लिए कहा था और वो शैलू से इतना प्यार भी नहीं करते थे। वो लोग तो बस यहाँ पर शैलू की नानी से उनकी बेटी यानी कि शैलू की माँ की जमीन बेचने की बात करने आए थे, जिस पर उसकी नानी साफ मना कर देती है, क्योंकि उसकी माँ ने वो जमीन शैलू के भविष्य के लिए छोड़ी थी। अब ये सब सुनकर उसके बाप गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शैलू का उनके साथ जाने का बहुत मन था, लेकिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। खैर, अब वो महालक्ष्मी के मंदिर जाती है, जहाँ पर उसको रवि मिलता है, जो कि उसे दिलासा देते हुए संभालता है और उसके साथ मंदिर के दिए को जलाता है कि तभी वहाँ पर उसका बाप आकर उसे उठाकर ले जाता है और कहता है, मैंने तुझे बीड़ी का बंडल लाने के लिए कहा था, अभी तक क्यों नहीं लाया? जिसे सुनकर रवि वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर शैलू अकेली थी, तो रवि का बाप उसे पूछता है कि बेटा शैलू, तुम 2 दिन से हमारे घर पर क्यों नहीं आई? यहाँ पर हमें समझ आता है कि रवि के बाप की बुरी नजर शैलू पर थी। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि शैलू के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से उसकी नानी उसके बाप के घर पर कॉल लगाती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जहाँ पर उसके फादर मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आने का टाइम नहीं है, तुम खुद ही उसे संभाल लो। वहीं गांव में एक घर जलने की बात फैल जाती है और जब शैलू और उसकी नानी वहाँ देखने जाते हैं तो पता चलता है कि जिसका घर जला है वो किसी और का नहीं बल्कि रवि का है और उस आग में रवि और उसका बाप दोनों ही जलकर राख हो गए। कहानी आगे बढ़ता है और हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम काशीराज और पुल्ली है। पुल्ली जो है वो आंखों से देख नहीं सकता था। तभी काशीराज अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है कि मेरी मील के आगे इतने सारे लोग जमा क्यों हुए हैं? और जैसे ही वो दीवार पर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके मिल के दीवार पर लिख रखा था कि कारपेंटर शिवा और दूध वाले की बीवी उन्नति का आपस में चक्कर चल रहा था, यानी कि नाजायज संबंध है। गाँव वालों से निवेदन है कि उनके प्यार को समझने का कष्ट करे। और तभी वहाँ पर वही दूध वाला आता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो सबसे पूछता है कि भाई आखिर हुआ क्या? तो काशीराज बताता है कि तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और यहाँ पर उसी के बारे में लिख रखा है। तो इस पर दूध वाले को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी को जान से मारने के लिए निकलता ही है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और उस कारपेंटर की तो किसी ने ऑलरेडी कर दिया है। अब जहाँ एक तरफ कारपेंटर की बीवी रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूध वाला भी अपनी पत्नी के लिए रो रहा था और उनको समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी वहाँ पर नई एसआई आती है जिसका नाम होता है माया, जो कि इन दोनों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी। जिस पर गाँव के सभी लोग इंक्लूडिंग काशीराज कहता है कि इस गाँव में सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों और बकरों का ही पोस्टमार्टम किया जाता है। इंसानों को सीधा या तो दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है। और फिर भी अगर तुम्हें पोस्टमार्टम करना ही है तो फिर इस लक्ष्मीपुरा गांव के करता धरता जमींदार प्रकाश बाबू से बातचीत करनी होगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। और फिर हम प्रकाश बाबू को भी देख पाते हैं जो कि अपने पिता की फोटो पर चप्पल मारता है और कहता है कि मरने के बाद छोड़कर गए एक ऐसा बंगला जो कि कभी भी गिर सकता है और एक ऐसी गाड़ी जो कि रास्ते में कभी भी बंद हो जाती है। अपनी रखेल नाच गाने और अयाशियां पर अगर पैसा न उड़ाते तो कम से कम मेरे लिए कुछ तो बचता। कि तभी प्रकाश की वाइफ राजेश्वरी देवी आ जाती
है और कहती है कि अपने पिता को इतना कसते क्यों हो, गांव में कुछ हादसा हुआ है, जाकर चेक करके आओ। इसके बाद प्रकाश बाबू मेन हादसे की जगह पर पहुंचते हैं। वहां माया उसे कहती है कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं किया है, इन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। ये कोई दवा खाकर या फिर जहर खाकर नहीं मरे हैं। इन दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना जरूरी है। जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि हमारे गाँव में कोई भी हथियारा नहीं है और कोई किसी की भी जान लेना नहीं चाहता। अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना ही है तो सीधा ये लिख दो कि प्यार करने वाले जिनके प्यार को गाँव ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जहर खाकर मर गए। अब यहाँ पर इन दोनों बॉडी को तो दफना दिया जाता है, लेकिन दूर कोई चद्दर से मुड़ा हुआ इंसान एक डेड बॉडी को जला रहा होता है। अब ये आदमी है कौन और वो किसको जला रहा था, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे हम काशीराज को देख पाते हैं, जो कि गांव के जनरल स्टोर पर जाकर नागमणि से कहता है कि मेरे पास 50 रुपए है, तेरे पास 50 में देने के लिए क्या है। जहाँ पर नागमणि कहती है कि मेरे पति जो कि दुबई में रहते हैं वहाँ से 1 सेंट लेकर आए हैं, अगर वो चाहिए तो बोल दे दूंगी। खैर इसके बाद हम इस गाँव के डॉक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले शहर गए थे और अब वापस लौट आए हैं। ये जो डॉक्टर है वो काफी ज्यादा दयावान है। कुछ दिन पहले जब एक फैमिली उनके पास अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आई थी, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को डेंगू मलेरिया है, इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है, क्या तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं? तो उस बच्ची का बाप कहते हैं कि वैसे है तो नहीं, लेकिन किसी से मांग लूंगा। जिस पर डॉक्टर साहब यानी कि विश्वनाथम खुद अपनी जेब से पैसा निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी का जल्द से जल्द इलाज करवाओ। खैर तभी हम नानी नाम की एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ गाँव में एक शादी की दावत के न्योते बांट रहा था और वो गुर्जा नाम के एक आदमी के घर पर भी जाता है, जो कि फिलहाल घर पर नहीं थे, लेकिन नानी उसकी बहन से प्यार करता था, तो वो उसके साथ में थोड़ा बहुत रोमांस करके वापस जाने लगता है, जिसको रास्ते में गुर्जा मिल जाता है और वो उसे शादी का न्योता भी थमा देता है। यहाँ गुर्जा को पता होता है कि उसकी बहन के साथ नानी का कुछ चक्कर चल रहा है, तो वो उसे धमकी देता है कि मेरी बहन से दूर रह वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। इस पर नानी उसे कहता है कि मैं तो बस शादी का कार्ड देने आया था। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें शादी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ सब बैठकर आराम से उस खाने का मजा लूट रहे थे। काशीराज भी बैठकर खाना ठूंस रहा था। इसी बीच गुर्जा जो होता है उसे एक फोटोग्राफर पर शक होता है। वो कहता है कि जरूर इसी ने उन दोनों का खून किया होगा। अब ये बात जैसे ही फोटोग्राफर बासु को पता लगती है तो वो इस पर झगड़ा करने के लिए आ जाता है। अब इन दोनों के हुए झगड़े के बीच में वहाँ पर और भी आजू बाजू के लोग भिड़ जाते हैं और पूरे खाने की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यहाँ सभी हाथों से लड़ने की वजह खाने से लड़ रहे थे, मतलब कि कोई किसी के ऊपर सांभर फेंक रहा था तो कोई इडली। मगर जैसे ही जमींदार की वाइफ यानी कि राजेश्वरी देवी वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग लड़ना रोक देते हैं। मगर राम और गुर्जा के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो एक दूसरे को छोड़ने वाले तो नहीं थे, मन ही मन वो बदले के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद हम गाँव के मंदिर यानी कि महालक्ष्मी के मंदिर में जो पुजारी और उसकी पत्नी थी वो दोनों सोच रहे थे कि अब गांव में महापूजा का दिन आने वाला है, तो यहाँ पर मेला भी लगेगा, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आखिर ये पूजा संपन्न कैसे होगी। तो मंदिर की पुजारी गांव की जमींदार प्रकाश बाबू के पास पैसे मांगने के लिए पहुँचते हैं, जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि मेरी गन में 2 गोलियां थे, एक निशाना तो अभी छूट गया और अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दूसरी गोली का निशाना तेरे अंदर ठोक दूंगा। तो बेचारा पुजारी बिना पैसे लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी राजेश्वरी देवी उसे बुलाती है और कहती है कि गाँव में एक ही तो मंदिर है और अगर धर्म कर्म का काम हम ही नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा, इसलिए पंडित जी ये पैसे रखिए और मेले और पूजा का काम जोरों शोरों से करवाइए। जिस पर पंडित जी उन्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से पैसे लेकर निकल जाते हैं। और अब जैसा कि हमें मालूम है कि देवी लक्ष्मी का पसंदीदा दिन मंगलवार होता है, तो इसीलिए उसी दिन गाँव में पूजा भी करवाया जाता है। बहुत बड़ा मेला भी लगता है, सभी लोग यहाँ पर डांस वगैरह भी करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गाँव की जो किरानी औरत थी नागमणि, वो एक दूसरे शख्स के साथ में चक्कर वगैरह चला रही होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को इशारा वगैरह कर रहे थे। इसी बीच हम देख पाते हैं कि एक काला कुत्ता उस गांव की गलियों में अजीब तरह से दौड़ रहा है और एक औरत जिसने की घुंघरू पहने होते हैं वो अपनी हाथ में आग लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन की सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ पर दूध वाला दूध देने के लिए गाँव में जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर गाँव की एक दीवार पर जाता है, जहाँ पर फिर से किसी ने कुछ लिखा होता है। सभी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अब तो SI माया भी यहाँ पर आ चुकी होती है। और जैसा कि एक हफ्ते पहले यानी कि पिछले मंगलवार को 2 लोगों की डेथ हुई थी, यहाँ पर फिर से 2 लोगों को मौत हुई होती है। इस बार उन्होंने फांसी लगाकर किया होता है और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि नागमणि और उसका आशिक होता है, जो कि उसे मेले में ताड़ रहा था। तो इन दोनों का भी नाजायज संबंध था और दीवार पर यही लिखा गया था कि इन दोनों के प्यार को गांव की तरफ से समझा जाए। इस बार तो माया को शक हो जाता है कि ये लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई तो है जो इनकी जाने ले रहा है, तो इस बार तो मैं इनकी पोस्टमार्टम करवा कर ही रहूंगी। अब यहाँ पर प्रकाश बाबू भी आ चुके होते हैं, जो कि फिर से कहते हैं कि कोई किसी का पोस्टमार्टम नहीं करेगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। मगर इस बार माया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसे तो हर मंगलवार को लाशें लगती जाएगी, इन लोगों ने आत्महत्या नहीं करी है बल्कि इनका मर्डर हुआ है और जब तक मैं खूनी को पकड़ नहीं लेती चैन से नहीं बैठूंगी। इसीलिए वो पुलिस फोर्स को बुलवा करके इन दोनों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर इन सभी मौतों के पीछे किसका हाथ है और ये मौतें सिर्फ मंगलवार को ही कैसे हो रही है। इधर गाँव वाले मीटिंग बिठाकर कहते हैं कि आखिर ये गाँव में हो क्या रहा है। 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, मगर देवी महालक्ष्मी की एक बड़ी पूजा करवाने से ये सब कुछ ठीक हो गया था। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि क्या बात है, गाँव में मीटिंग चल रही है
जरा मैं भी तो आऊँ, मुझे भी तो पता चले कि आखिर लोग सोच क्या रहे हैं। जिस पर गाँव वाले कहते हैं कि भाई हमें तो तेरी मैडम माया पर ही शक हो रहा है, क्योंकि जब से वो हमारी गाँव में आए हैं तब से ही ये सब हो रहा है। खैर यहाँ गाँव वाले ये डिसाइड करते हैं कि अब अगला मंगलवार आने ही वाला है, तो क्यों ना गाँव के 15-20 ताकतवर लोग जिनमें अच्छी खासी ताकत हो वो रात भर गश्त लगाएंगे और दीवार पर लिखने वाले उस शख्स को भी ढूंढेंगे और जो कत्ल कर रहा है उसे भी पकड़ेंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग रात को पहरा देते हैं और कोइंसिडेंटली उसी रात दीवार पर कुछ लिखता हुआ एक शख्स इन्हें मिल जाता है, तो सभी लोग उस शख्स के पीछे भागते हैं। उधर जंगल में जब डॉक्टर साहब अपने घर जा रहे होते हैं तो वो एक कुएं के पास से गुजर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर उस कुएं के पास बैठी एक डायन पर पड़ती है, जो कि किसी की आहट सुनकर वापस से कुएं में कूद जाती है। अब इस डायन का क्या राज है वो मैं आपको कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब यहाँ से कहानी 18 दिन पीछे जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं शैलू को, जो कि अब जवान हो चुकी है और वो कॉलेज वगैरह भी जाती है। कॉलेज में शैलू अपने इंग्लिश टीचर शिवा के प्यार में पड़ गई। शिवा भी उसे पसंद करता था। लंबे समय तक इनका प्रेम संबंध चला। एक दिन जब शिवा के जन्मदिन आया तो शैलू ने उसके लिए खीर बनाई, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से शैलू थोड़ी देर के लिए उसी के साथ रुक गई। इसी बीच दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो गए। पर कुछ दिन बाद प्रोफेसर शिवा कुछ दिनों तक गायब रहा और जब लौटा तो अपनी पत्नी के साथ आया। ये देख शैलू पूरी तरह से टूट गई। शैलू उसके पास गई ये पूछने के लिए कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन शिवा ने शैलू का मजाक उड़ाया और बोला कि तुम जैसी लड़कियां मजे उड़ाने के लिए ठीक है, शादी करने के लिए नहीं। ये सुनकर शैलू पूरी तरह टूट गई और अपने घर चली गई, लेकिन घर पर भी उसकी नानी का देहांत हो गया था। यहाँ शैलू बिल्कुल अकेली हो गई। गाँव वाले ने जब शैलू की जिम्मेदारी उसके पिता को लेने के लिए कहा तो उसके पिता ने जमीन के बदले में उसे रखने की शर्त दी, जिस पर गुस्सा होकर शैलू ने जमीन के कागज उसके बाप के मुंह पर दे मारी। माँ बाप होने के बावजूद वो एकदम अनाथ हो गई। अब इस दुनिया में राजा नाम के उस कुत्ते के अलावा उसका कोई नहीं है। इसके बाद शैलू में एक अजीब बदलाव आया। वो गाँव के पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी, कभी पड़ोसी के साथ, तो कभी दूध वाले के साथ, तो कभी रोड पर बीड़ी पीते हुए शख्स के साथ, और कभी कभी तो जहाँ काम करती है उसके मालिक के साथ भी। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब धीरे धीरे पूरे गाँव में ये बात फैल चुकी थी कि शैलू यानी कि मरियामा की नाती पूरे गाँव में प्रोस्टिट्यूट की तरह घूम रही है और हर किसी के साथ हम बिस्तर हो रही है। अब तो गाँव के हर शख्स इंक्लूडिंग काशीराज और वो फोटोग्राफर सभी की उस पर बुरी नजर थी। लेकिन दूसरी तरफ शैलू, जिसे खुद ही पता नहीं कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, कोई इसे टच भी करता है तो उसके अंदर इंटरनल हार्मोनल चेंजेस उसे बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड कर देती है। इस चीज से बचने के लिए वो अपनी हाथों में एक रबर बैंड रखा करती है ताकि अपने आप को होश दिला सके और अपनी फीलिंग्स को बढ़ने से रोक सके। एक बार उसने उसके मालिक के साथ सेक्स किया था तो उसका मालिक दूसरे दिन अपने 4 दोस्तों को लेकर आता है और कहता है कि ये अपनी ही बंदी है, तुम्हें जितना टाइम स्पेंड करना है इसके साथ आराम से कर सकते हो। तो ये लोग जो कि हवस से भरे हुए होते हैं ये शैलू के पास आते हैं, लेकिन शैलू इन्हें मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मील का मालिक आकर उसे रोक देता है और कहता है कि उस दिन तो मेरे साथ बड़ा आराम से करवाया था, आज दिक्कत क्या हो रही है। इस पर शैलू उसको जोर का चाटा मार देती है, जिससे मील का मालिक उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और सभी के सामने बात फैला देता है कि ये एक चोर है और इसने मेरे 10 लाख रुपए चुरा लिए हैं। शैलू यहाँ पर टूट चुकी थी और कहीं न कहीं आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद की जान ले सके। यहाँ रात को फिर से उसकी सेक्स करने की इच्छा जागने लगती है, तो जो पड़ोसी होता है वो उसे बुलाती है और कहती है कि मार मुझे, क्योंकि इसी हवस के चक्कर में पूरे गाँव में मेरा नाम बदनाम हो चुका है और अब तो उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था, जिस वजह से वो कॉलेज में पढ़ने भी नहीं जाती थी, बस दर बदर यूं ही घूमती रहती थी। एक दिन 7-8 लोगों की नजर उस पर पड़ती है और वो लोग उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं, मगर शैलू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उनसे अलग हट जाती है। खैर अब तो ये बात प्रकाश बाबू तक भी पहुंच चुकी होती है कि गांव की शैलू यानी कि शैलेजा हर किसी राह चलते के साथ में इंटीमेट हो जाती है। गांव का माहौल खराब होता जा रहा है, आपको इस पर कोई न कोई एक्शन तो लेना होगा, जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि उसको घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। उधर शैलू तैयार हो रही थी किसी जरूरी काम के लिए। वो काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि तभी गाँव वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि प्रकाश बाबू ने तुझे बुलाया है, और वो उसे बाल पकड़कर घसीट कर प्रकाश बाबू के सामने ले आते हैं, जहाँ पर उनका कहना था कि शैलेजा क्या तुझे पता है कि तुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, तेरी वजह से पूरे गाँव का माहौल खराब हो रहा है, तू हर किसी के साथ रात बिता रही है, इस तरह चलता रहा तो गाँव की औरतों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुझे तो इस गाँव से निकाल देना चाहिए। और अब देखते ही देखते गाँव के सभी लोग उसे पीटते हुए गाँव से बाहर निकालने लगते हैं। उसे खूब पीटा जाता है, खूब मारा जाता है और आखिर में इतनी बदनामी सहन न कर पाने की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ अब इंस्पेक्टर माया के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी होती है और उसे मालूम हो चुका है कि आखिर कातिल है कौन। और अब जैसा कि आज मंगलवार होता है और पूजा का दिन भी, तो सभी आपस में डांस करने लगते हैं, खूब सारे दारू भी पीने लगते हैं। इसी के साथ सभी ने ये प्लान भी बनाया था कि आज रात को कोई ना कोई कत्ल जरूर होगा, तो हम सभी को तैयार रहना होगा। तो हर कोई गांव के अंदर गश्त लगाने लगता है। इसी बीच हमें वही कुत्ते को भी दिखाया जाता है और वो औरत भी जो हाथ में आग लेकर घुंघरू पहनकर दौड़ती है। अब इन आवाजों को सुनकर सभी लोग चौकांदा हो जाते हैं और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं, मगर इस बार आवाज एक जगह से नहीं 2 जगहों से आ रही थी। इस वजह से ये जो सारे लोग होते हैं वो तो गाँव के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गुर्जा को समझ में आ जाता है कि इस बार आवाज
एक नहीं 2 जगह से आई है। किसी ने जानबूझकर हमें गाँव से बाहर ले आया, तो जरूर गाँव के अंदर कोई तो होगा जो कि अब किसी और हादसे को अंजाम दे रहा होगा। उधर गाँव में माया पहुँच जाती है मेन कातिल, जो कि कोई और नहीं बल्कि गाँव का डॉक्टर विश्वनाथम साहब है। यहाँ माया डॉक्टर को पकड़कर बहुत मारने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे बेहोशी की इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधी हुई पाती है। यहाँ माया उसे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो सबको। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये सभी खून मैंने किए हैं। तो माया उसे बताती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मालूम चला कि विक्टिम्स को मारने से पहले क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया गया था और क्लोरोफॉर्म सिर्फ गाँव में तुम्हारे पास ही मिलता है। तो आखिर तुम्हारा उन गाँव वालों के साथ क्या दुश्मनी है जो तुम उन्हें मौत के घाट उतार रहे हो। और अब यहाँ पर पूरी मूवी का प्लॉट रिवील होता है। असल में आज से 18 दिन पहले जब डॉक्टर गांव के अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था तो उसे बहुत ही खराब हालत के अंदर शैलू मिलती है, जिसे कि ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों ने रेप किया हुआ था। बॉडी के बहुत सारी जगह पर स्क्रैचेस थे, इसलिए अब शैलू मर जाना चाहती थी। जहाँ पर डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि मुझे सही से बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, मगर उसे पता भी नहीं था कि उसे प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पर डॉक्टर उसका एक ब्लड सैंपल लेते हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास भिजवा देते हैं। बाद में ये मालूम पड़ता है कि फीमेल बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, यानी कि जब अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कोई मेल फीमेल को देखती है या फीमेल मेल को देखता है, तो जो एक सेक्स की इच्छा जागृत होती है वो शैलू के अंदर हद से ज्यादा होता है, यानी कि वो 10 गुना ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उसे अपनी तलब मिटाने के लिए जो भी मिल जाता है उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर को कुछ दवाइयाँ दे देती हैं, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, मगर मेंटल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी शैलू ऐसे काम करती रहेगी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब शैलू को अपनी बेटी बना लेते हैं और उसका पूरी तरीके से ध्यान रखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाँव में जहाँ से दूसरी चिल्लाने की आवाज आई थी वहाँ पर फोटोग्राफर पहुँच जाता है। तभी देवी महालक्ष्मी का मास्क पहना हुआ एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त मारपीट होता है। फोटोग्राफर कहता है कि भाई आखिर तू है कौन और लोगों को मार क्यों रहा है। जहाँ पर वो आदमी अपना मास्क हटाकर बताता है कि मैं रवि हूँ और ये कहते ही रवि उसे एक त्रिशूल से मार डालता है। अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है 18 दिन पहले। असल में हुआ ये था कि डॉक्टर साहब को रवि मिल चुका होता है, जो कि अब शैलू के साथ शादी करना चाहता था। यहाँ पर रवि भी अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आज से 10 साल पहले जब शैलू मुझसे मिलने के लिए आई थी तो मेरे पिता ने उसके साथ गलत कांड करने के बारे में सोचा और फिर मैं शैलू से नजर नहीं मिला पा रहा था, इसलिए पहले तो मैंने अपने बाप को मारा और उसके बाद खुद की घर को जला दिया और उसी आग में मेरा गाल भी जल गया। और इस बुरी शकल लेकर मैं शैलू के सामने आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं हर वक्त उसके साथ ही था। जब वो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, प्रोफेसर के साथ घूमती थी और जब पूरे गाँव में उसकी बदनामी भी हो रही थी तब भी मैं उसे दूर खड़ा देखता था, मगर मेरे पास उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब जब आपने मुझे बताया कि शैलू की हालत इतनी खराब है तो फिर मैं फिर से उसकी लाइफ में आना चाहता हूँ। यहाँ डॉक्टर उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो खुद चाहता था कि कोई उसे संभाले और उसकी केयर करे। वो फैसला करते हैं कि मंगलवार को इन दोनों की शादी करवा देगी। अब ये वो दिन था जिस दिन ये लोग शादी करने वाले थे और शैलू तैयार होकर के शादी करने के लिए निकल रही थी, मगर इसी दिन प्रकाश बाबू ने उसे बुला लिया और फिर उसके बाद की स्टोरी तो आपको मालूम ही है। सभी लोगों ने उसे कितना मारा और गाँव से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस दिन सिर्फ उसे गाँव से निकाला ही नहीं गया था, बल्कि रात को उसका कत्ल भी किया गया था, जिसमें कि टोटल 6 लोग शामिल थे और ये 6 लोग वही थे जिनका हत्या हुई थी। 2 लोग वो थे जिनकी लाश कुएं के पास मिला था और 2 लोग वो थे जिन्हें पेड़ पर लटकाया गया था और एक शख्स को तो अभी अभी रवि ने मार दिया। तो माया पूछती है डॉक्टर साहब आखिर वो आखिरी शख्स कौन है। और यहाँ पर आता है इस कहानी का अल्टीमेट ट्विस्ट कि वो आखिरी शख्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है और वो औरत कोई और नहीं जमींदार प्रकाश बाबू की बीबी राजेश्वरी देवी थी। उस रात जब कुछ लोग सेलू का पीछा कर रहे थे तो अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल के उस पुराने घर में घुस गया, जहाँ उसने अचानक फोटोग्राफर बासु और राजेश्वरी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। सेलू की मौजूदगी का पता चलते ही राजेश्वरी ने अपनी इज्जत खोने के डर से अपने 4 करीबी साथियों को बुलाया। उनमें डेनियल की पत्नी मिली, कृष्ण सूर्य की पत्नी नागमणि और श्यामला का पति शामिल था, यानी वे 4 लोग जो आपस में अवैध संबंधों में थे। राजेश्वरी ने उनसे कहा कि पहले पूरे गांव में सेल्लू के बारे में बुरी खबरें फैलाओ ताकि गांव वालों के मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति न रहे और प्रकाश के कान भरकर सेल्लू के खिलाफ उसे भड़का दो। आखिरकार यही हुआ। प्रकाश द्वारा सेल्लू को गांव से निकाल देने के बाद रात में इन 6 लोगों ने उसे केले के खेत में घेर लिया। सेल्लू ने उनसे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा था कि वो कल सुबह ही गाँव छोड़ देगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन राजेश्वरी देवी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसके आदेश पर बासु ने उसका गला घोंटकर उसे जान से मार डाला और लाश को कुएं में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि अपमान सहन न कर पाने की वजह से सेलू ने खुदकुशी कर ली है। खैर ये सारी बातें बाहर बैठा प्रकाश बाबू सुन लेता है और घर जाकर वो अपनी बीवी पर तेल डालकर आग लगा देता है और उसे जिंदा जला देता है। इसका मतलब ये था कि शैलू के जो टोटल 6 कातिल थे अब उन्हें मौत की सजा मिल चुकी थी, मगर इस हाथापाई में राजेश्वरी ने प्रकाश के पेट में जो चाकू भोंक दिया था और उस पे टांके लगाने के लिए अगले दिन वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं। तो वो डॉक्टर साहब से पूछता है कि एक बात बताइए, आप लोग तो शादी की शॉपिंग करने के लिए शहर गए हुए थे, तो फिर आपको किसने बताया कि उन 6 लोगों ने शैलू को मारकर कुएं में फेंक दिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पुल्ली नाम का जो अंधा लड़का था असल में वो अंधा बनने का नाटक करता था। गरीबी में कोई इसे पैसा देता नहीं था, मगर अंधा बनने के बाद में तो उसे दारू भी मिल जाया करता था। तो उस रात वो उस कुएं के पास ही मौजूद था और उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इन 6 लोगों ने बेदर्दी से शैलू को मार करके कुएं में फेंक दिया और इसी के साथ
इस कहानी का दी एंड हो जाता है। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गांव में फिर से हर जगह पर दीवार पर बड़े बड़े अक्षर में डेथ नोट लिखे जा रहे थे कि आपस में प्यार करने वालों के लिए खेद है, और लास्ट में दी एंड की वजह टू बी कंटिन्यूड लिखा होता है। यानी कि अब शैलू की आत्मा और रवि की आत्मा अब वापस आएगी और इन सभी को मारेगी, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।